हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुभाष सिंह और बहुत दिनों बाद मैं आपके बीच फिर उपस्थित हुआ हूं और अपने नए टॉपिक के साथ भारत शासन अधिनियम 1919। यह अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। और कहते हैं कि शिक्षा ही समाज को बदलती है। और शिक्षा का मेरा तात्पर्य है कि भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों को क्यों लाना पड़ा। कहीं न कहीं भारतीयों का शिक्षित होना यह बहुत 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 बड़ा कारण था। और तमाम पढ़े लिखे लोग, वो चाहे गांधी थे, अंबेडकर थे, जिन्ना थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये कई लोग जब विदेशों से वकालत करके आए और अपनी मांग जो है लगातार अंग्रेजों के सामने रखने लगे कि हमें भी अपने कुछ अधिकार चाहिए। और कांग्रेस से के माध्यम से इन्होंने सरकार पे दबाव बनाया कि हमें भी कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए। तो इस अधिकार को देखते हुए और भारत में लगातार उग्र हो रहे आंदोलन को देखते हुए, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन रहा हो या तिलक का जेल से फिर आना हुआ हो, ये तमाम चीज देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीयों को कुछ अधिकार प्रदान करने के लिए एक नए भारत शासन अधिनियम का गठन किया। और इसे मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। यह कई कारणों से बड़ा इम्पोर्टेंट है। और यह शासन अधिनियम भारत में लोकतंत्र की नींव माना जाता है। यानी पहली ईंट जो भारतीय संसद की पड़ी और लोकतंत्र की पड़ी यहीं से पड़ती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम भारत शासन अधिनियम 1919 पर विचार करेंगे। आइए देखते हैं कि 1900 भारत शासन अधिनियम क्या था। तो पहली चीज इसकी विशेषता यह रही कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार द्वारा यह लाया गया और 1921 में इसको लागू किया गया। पहली प्राथमिकता दी उत्तरदायी सरकार बनाने की स्थापना। यानी उत्तरदायी यानी जो अब प्रांत विषय थे और उस पर जो मंत्रियों की नियुक्ति होती थी गवर्नर के द्वारा, और कुछ सदस्यों को भारतीयों को इसमें शामिल किया गया, तो वो अब संसद के प्रति उत्तरदायी रहेंगे यहाँ के। तो पहला इसमें इम्पोर्टेंट यह रहा उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। यहीं से केंद्र और राज्यों के करों का बंटवारा होता है। यानी केंद्र सूची का जो विषय है और राज्य सूची के कौन कौन से विषय है, यहीं से ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको बांट दिया जाता है कि केंद्र जो सूची के विषय है उसका अलग नियम कानून होगा, और जो राज्य करों का मतलब अब कर बांट दिए गए, केंद्र अपना कर रखने लगा, राज्य अपना रखने लगे। तीसरी बात यह होती है कि अभी भी ढांचा केंद्रीय एकात्मक ही बना रहा। यानी जो सारी शक्तियां थी पूरे देश को चलाने की, वह कहीं न कहीं अभी केंद्रीय एकात्मक ही बना रहा। प्रांतीय विषय थे, प्रांतीय दो विषय बांट दिए गए, एक हस्तांतरित विषय, एक आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय में क्या होता था कि मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी गवर्नर के शासन को चलाने के लिए, और विधान परिषद के प्रति वो मंत्री उत्तरदायी होते थे। यही चीज है उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। दूसरा था आरक्षित विषय, यानी कुछ अंग्रेज अपने द्वारा नियम कानून लागू करते थे और इस पर कार्यपालिका की सहायता से शासन करते थे। जो यहाँ के आईसीएस लोग थे और कुछ इनके स्पेशल मेंबर थे, उनकी सहायता से यहाँ शासन करते थे और यह उत्तरदायी नहीं होते थे। यानी कहीं ना कहीं अंग्रेज भारत पर अभी भी पकड़ बना के रखे हुए थे। यहीं से चौथा चीज क्या हुआ कि द्विसदनीय व्यवस्था की गई। कई हमारे भारतीय वकील, मोतीलाल नेहरू वगैरह तमाम लोग और आगे चल के स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, तो वो मांग करने लगे कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहीं से संसदीय व्यवस्था की नींव पड़ती है और दो सदन बांट दिए जाते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा हमारे संसद भी आज भी हैं। वो भारत शासन अधिनियम 1919 में ही इसकी नींव पड़ गई थी, और लोकसभा और राज्यसभा दो भागों में यहाँ की एक संसद का गठन होता है और उसके अंतर्गत ये दो भागों में विभक्त हो जाती है, लोकसभा और राज्यसभा। पांचवा चीज ये था कि अब निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। भारतीय अब कहने लगे
कि अब सरकार का भी गठन हो रहा है, तो उसमें हमें निर्वाचन भी चाहिए, मतलब हम वोट देने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। उस भारतीय ये कहे कि हमें वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया, भारत को के लोगों को डाइवर्जन करने के लिए कुछ लोगों को कर के आधार पर और शिक्षा के आधार पर, यानी जो पढ़े लिखे लोग मांग उठा रहे थे उनको, और जो धनाढ्य लोग थे यानी जो कर देते थे उनको, दो लोगों को निर्वाचन, मतलब कुछ लोगों के सिर्फ निर्वाचन में, प्रत्यक्ष निर्वाचन में भाग लेने का मौका दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वायसराय परिषद के 6 सदस्यों में से 3 भारतीयों का होना आवश्यक कर दिया। यानी भारतीयों को जो लगातार दबाव बन रहा है, अब भारत वायसराय में पहले एक सदस्य, आपको याद होगा, एक सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अब भारत की वायसराय के परिषद टीम में अब 6 सदस्य नियुक्त किए जाने लगे, तो 3 भारतीयों का होना अनिवार्य कर दिया। लंदन में भारतीयों के लिए उच्चायुक्त यानी दूतावास कार्यालय का सृजन हुआ। जो दूतावास की शुरुआत मानी जाती है वो 1919 से मानी जाती है। तो यहीं से दूतावास कार्यालय भारतीयों के लिए खुलने लगे और यहाँ पे भारतीय नियुक्त होने लगे। यानी कुछ आईसीएस लोग थे, उनको अब दूतावास में भेजा जाने लगा और वहाँ के सरकार के साथ बैठकर बातचीत करने का मौका मिलने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि केंद्र और राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। यानी अब केंद्र अपना बजट अलग बनाएगा, राज्य अपना बजट अलग बनाएगा। दोनों अब कहीं ना कहीं बजट को लेके मतलब अपना कार्य करने लगे, अपना बजट अलग बनाने लगे जो राज्य थे, और केंद्र भी अपना, अभी तक बजट एक में ही होता था। उसके बाद अगला क्या था, वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। वैधानिक आयोग ये होता था जो बजट बनाए जाते थे या जो राजस्व खर्च होते थे उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती थी। इनकी रिपोर्ट के लिए 10 वर्षों के लिए, अंग्रेजों ने हर वर्ष नहीं किया, ताकि अंग्रेज यह जानते थे कि अगर हम हर वर्ष वैधानिक आयोग की रिपोर्ट देने लगेंगे तो भारतीयों में जो द्वेष है हमारे प्रति वो बढ़ेगा। तो क्या काम किए, 10 वर्ष के लिए वैधानिक आयोग का गठन कर दिए। 10 वर्ष में हम जांच करके बताएंगे कितना राजस्व खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ। यहीं से केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी जो संघ लोक सेवा आयोग की जो नींव पड़ी थी 1926 में पड़ी थी, इसी भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। और पहली बार इलाहाबाद में 1926 में ही एग्जाम कराया गया आईसीएस का। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं जो लास्ट पॉइंट बचा है कि 1909 में आपने देखा था कि कुछ संगठनों को और कुछ वर्ग को अलग सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। तो अब कुछ और वर्गों को भारत का यहाँ पे बांटने का काम किया था अंग्रेजों ने। अगर अंग्रेज यहाँ पे पृथक निर्वाचन की व्यवस्था न करते तो उस समय कई आंदोलन ऐसे चल रहे थे जो अंग्रेजों को काफी हानि पहुंचाते, जैसे खिलाफत आंदोलन, गांधी जी भाग लिए थे उसमें। तो उसने क्या किए कि भारतीयों को अलग अलग रखने के लिए पृथक निर्वाचन कर दिया। 1909 में आप जानते हैं कि मुस्लिमों को दे दिया गया था पृथक निर्वाचन, मुस्लिम समाज को। अब क्या किए अंग्रेज कि भारत को और बांटने के लिए सिखों को दे दिए पृथक निर्वाचन आधार पर, पृथक निर्वाचन सांप्रदायिक आधार पर। भारतीय ईसाई, जो भारतीय ईसाई थे यानी भारतीयों ने जो अपना धर्म परिवर्तन किया था उनको दे दिया कि आप पृथक निर्वाचन के लिए। यूरोपियों के दे, कुछ यूरोपीय यहाँ बसे थे उनको दे दिया। एंग्लो इंडियन को दे दिया। एंग्लो इंडियन मतलब जिनके पिता या माता में से एक विदेशी हो, उनके द्वारा जो उत्पन्न किया गया जो पुत्र होता था उनको एंग्लो इंडियन आज भी कहा जाता है। हालांकि इसका कानून अब खत्म कर दिया भारत में, अब ये चुनाव नहीं लड़ सकते। तो यह था भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। एक है प्रत्यक्ष निर्वाचन, द्विसदनीय व्यवस्था कब लागू की गई भारत में, और केंद्र और राज्यों का करों का बंटवारा कब किया गया। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भारत में कब किया गया। 1926 में। यही भारत शासन अधिनियम है। हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।
आप लोग हमारे क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, भारत शासन अधिनियम 1935, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी संसद भी उसको कहा जाता है। तो इसी के साथ हम आप लोगों से यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार।